Hello students, as you know that I am Shivanand Singh and you are watching my YouTube channel Shiva is English Zone। तो आज की कहानी कुछ है खास, आपको कुछ कर सकती है परेशान, डरा भी सकती है। इसमें कुछ जिक्र है भूत और भूतनी का। कहानी सुनाने वाला एक बहुत ही खास है कैरेक्टर और एक कहानी है स्पेशली आप सभी के लिए। कोई भी पढ़ सकता है, सुन सकता है, अपना समय भी व्यतीत कर सकता है और कुछ सीख भी सकता है, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो मैं बनाता हूँ तो एजुकेशन से ही रिलेटेड है। और एक कहानी है कक्षा 9 की, आपके मोमेंट्स की, जो चैप्टर नंबर 3 है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। यानी ईश्वरन नाम का एक पात्र है जो कहानी सुनाने में बहुत ही माहिर है। आपको रोमांच से भी भर सकता है और आपको डरा भी सकता है। तो आइए सुनते हैं एक कहानी ईश्वरन के द्वारा। तो शुरू करता हूं मैं कहानी। एक कहानी है R.K. लक्ष्मण साहब की लिखी हुई और नाम है इसका ईश्वरन द स्टोरी टेलर। R.K. लक्ष्मण साहब हिंदुस्तान के बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे। उन्होंने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और यहाँ तक कि उन्होंने मैग्सेसे अवार्ड भी जीता। और 2015 में इनका स्वर्गवास हो गया 93 वर्ष की आयु में। लेकिन जब तक रहे उन्होंने बहुत सारी राजनीतिक टिप्पणियाँ की अपने कार्टून के माध्यम से, और एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी पिरोई है उन्होंने, जो मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ। और एक कहानी जैसा मैं बता चुका हूँ, एक क्लास 9th NCERT बुक में है, मोमेंट्स सेक्टर में, चैप्टर नंबर 3 में, और उसका टाइटल है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। उम्मीद है कि पसंद आएगी ये कहानी। आप बने रहिए मेरे साथ। बहुत ही रोचक किस्म की कहानियां हैं और उससे ज़्यादा रोचक है ईश्वरन का बताने का अंदाज। मैं कोशिश करूंगा ईश्वरन के अंदाज में आपको कहानी सुना पाऊं, ताकि आपके अंदर के कुछ इमोशंस जाग जाएं। वो इमोशंस डरने वाले भी हो सकते हैं, चौंकने वाले भी हो सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कहानी। कहानी कुछ यूँ है कि ये कहानी महेंद्र गणेश को सुनाता है। ये कहानी महेंद्र गणेश को सुनाता है। ये बात पहले आप कंफर्म कर लीजिएगा। अभी महेंद्र कौन है? महेंद्र एक कंपनी में सुपरवाइज़र है और इसका दूसरा भी काम है कि जो और भी कंपनियां उनको सुपरवाइज़र अवेलेबल कराता है। सुपरवाइज़र मतलब जो किसी फैक्ट्री, कारखाना या कंपनी के काम की देख रेख करता है। तो कंपनी काफ़ी बड़ी थी जिसमें वो काम करता था, उसके कई जगहों पर काम चलते थे। तो इस वजह से महेंद्रन को अक्सर अपना स्थान परिवर्तन करना पड़ता था, अर्थात उसका ट्रांसफ़र होता रहता था। लेकिन एक चीज़ कॉमन होती थी उसके साथ, और वो था ईश्वरन। ईश्वरन महेंद्र का रसोइया था और उसके लिए भोजन बनाने के साथ साथ महेंद्र की जो अन्य आवश्यकताएं थी, जैसे घर की साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना, बाकी जो भी रोज़मर्रा के जीवन में ज़रूरतें पड़ती हैं, एक सहयोगी की वो सारा का सारा ईश्वरन संभालता था। और इन सब में जो सबसे खास बात थी, ईश्वरन बहुत ही शौकीन था थ्रिलिंग उपन्यास, थ्रिलिंग यानी रोमांच से भरे जो उपन्यास उनको पढ़ने का, खास करके तमिल भाषा में लिखे हुए उपन्यास होते थे, वो खुद कहानियाँ गढ़ भी लेता था और उन कहानियों को इतने ज़बरदस्त अंदाज में बताता भी था कि सुनने वाला एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता था। फिलहाल और भी बातें करूँगा महेंद्र से रिलेटेड। पहले और बातें बता दूं, महेंद्र का ट्रांसफ़र जब भी होता था तो महेंद्र आदी था किसी भी इन्वायरमेंट में रहने ले का। अगर वो तिरपाल का बना हुआ टेंट है तो उसमें भी सो लेता था, ईंट पत्थर का बना मकान है तो उसमें भी आराम से सुकून से सो लेता था। अर्थात उसे कहीं जाने में और रहने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। और जहाँ तरह भोजन पानी की बात रही, वो तो ईश्वरन बहुत अच्छे से संभालता था। ईश्वरन इस समय महेंद्र के साथ है। महेंद्र जिस फैक्ट्री में एज ए सुपरवाइज़र काम करता है वो बहुत सुदूर क्षेत्र में है, दूर दूर तक कोई दुकानें नहीं हैं। लेकिन पता नहीं कौन सी कला है ईश्वरन के पास कि जब भी महेंद्र भोजन के लिए आता तो ऐसा लगता उसे कि कुछ ताज़ी सब्जियों का खरीदारी किया होगा ईश्वरन और बढ़िया सब्जी बनाई है। ये कला पता नहीं कहाँ से, यानी कि भोजन बहुत ज़बरदस्त बनाते थे ईश्वरन साहब। और ईश्वरन के पास जो वक्त बचता था, कैसे अपना दिन में व्यतीत करते थे, मैं उसकी एक झलक देता हूँ। सुबह सवेरे पहले काम था ईश्वरन का कि महेंद्र के लिए नाश्ता बनाना,
और उसकी टिफ़िन तैयार कर देना। तो महेंद्र नाश्ता करके टिफ़िन लेके जब ऑफिस चला जाता था तो घर में झाड़ू पोछा लगाने के बाद, कपड़े धुल लेने के बाद बहुत इत्मीनान से कई बाल्टी पानियों से नहाते और गुनगुनाते थे। कौन? ईश्वरन। और जब बढ़िया से नहा धो लेते थे, कुछ हल्का फुल्का भोजन कर लेने के बाद लेके बैठ जाते थे अपना वही उपन्यास पढ़ते थे, लंबे लंबे मोटे मोटे उपन्यास। और इन उपन्यासों का परिणाम ये था कि बखूबी उपन्यासों की समझ, पात्रों की समझ इतनी ज़बरदस्ती कि उस उपन्यास के मोह जाल में एकदम बंध जाते थे। और हर रात को जब महेंद्र वापस आता उसको भोजन कराते, भोजन कराने के बाद महेंद्र उपन्यास की कहानियों को ईश्वरन उपन्यास की कहानियों को महेंद्र को सुनाते, तो महेंद्र बड़े ही रुचि के साथ उन कहानियों को सुनता था। और महेंद्र कहानियों को सुनने का कारण ये था कि ईश्वरन का जो अंदाज़ था कहानियों को कहने का, वो बहुत ही खूबसूरत था। जैसे मान लीजिए कोई एक सामान्य सी घटना है, सड़क पर एक पेड़ गिरा हुआ है। ये हमने सामान्य एक सपाट लहजे में कह दिया कि सड़क पर एक पेड़ गिरा हुआ है। अगर यही बात ईश्वरन कहेगा तो कैसे कहेगा कि मैं सड़क से होता जा रहा था, तभी मुझे एक बहुत बड़ा विशालकाय जीव नज़र आया जिसके बहुत सारे बाल थे। मैं डर सा गया, मैं वापस जा रहा था, तभी हिम्मत जुटाई, उस जानवर, खतरनाक लंबे चौड़े जानवर की तरफ बढ़ा। जब करीब पहुंचा तो पता चला कि कुछ नहीं, एक गिरा हुआ पेड़ है। तो इस अंदाज में ईश्वरन इतनी रुचि के साथ सुनने का कारण यही था, महेंद्र की कहानियों को सुनता था कि किसी भी सीधी बात को सीधे नहीं कहता था, इतने रोचक ढंग से इतनी उत्सुकता, इतनी जिज्ञासा पैदा कर देता था कि आप जब तक बात खत्म ना हो तब तक उसको ध्यान से सुनिए। कुछ ऐसी ही कहानियाँ आपको मैं सुनाऊंगा ईश्वरन से जुड़ी हुई। एक सबसे पहली कहानी है जो बताता है एक हाथी के बारे में। दरअसल ईश्वरन जिस क्षेत्र से संबंध रखता था वहाँ पर घने जंगल थे। उन जंगल की जो लकड़ियाँ काटी जाती थी उनको लादने के लिए, दरअसल जो हाथी होते, जो हाथी दांत होता है, तो उसमें अपने हाथ से दांत से लकड़ी उठाना, सोड़ में फंसाना और ट्रक पे लोड कर देना, ये हाथियों का काम था। हाथी काफ़ी हष्ट-पुष्ट होते थे और उनको संभालने वाले महावत थे। तो जाहिर सी बात, उसकी जो कहानियाँ होती थी, बातें जब शुरू करता था किसी भी तरह की बात, तो घूम फिर के अपने गांव की तरफ जाता और वहाँ किसी न किसी हाथी या किसी जंगल की या किसी वहीं के आसपास की कोई कहानी सुनाना शुरू करता। और महेंद्र बड़ी चाव से उसकी कहानियों को सुनता था, जैसे उसको आदत सी हो गई हो। आदत सा यूँ कह लूँ कि जैसे महेंद्र के पास कोई टेलीविज़न सेट या मनोरंजन का साधन नहीं था, तो उसकी भरपाई ईश्वरन करता था। तो एक कहानी ऐसी ही जुड़ी है जो ईश्वरन सुनाते हैं महेंद्रन को कि हमारे गांव का जो जंगल था, उस जंगल में लकड़ियां काटी जा रही थी। उन लकड़ियों को लादने के लिए बड़े बड़े हाथी लगाए गए थे और उसी में से एक विशालकाय हाथी जो मदमस्त हो गया और महावत उसका, यानी हाथी को जो नियंत्रित करता है महावत, उसको संभाल नहीं पाया। हाथी एकदम बौखला सा गया, पगला सा गया। जब वो पगलाया तो जो जंगल का बाड़ा बना हुआ था जहाँ पे लकड़ियाँ रखी जाती थी, लादी जाती थी, जो कार्यक्षेत्र था, उस बाड़े को ऐसे रौंद के निकल गया जैसे कि माचिस की तीलियों का बाड़ा बना हो। क्योंकि हाथी जब क्रोध में आता है तो बहुत भयावह स्थिति पैदा कर देता है, किसी से नहीं डरता है और जिधर मन करता है एकदम चलता जाता है। हाथी बाड़े को तोड़ता हुआ गांव की तरफ बढ़ा तो गांव के सड़क के किनारे जो दुकानें लगी थीं, जो फल वाले थे, ठेले वाले थे, सब्जी वाले थे, जितने भी लोग थे, किसी का ठेला पटक देता, किसी को दौड़ा लेता, किसी की दुकान तोड़ देता। ऐसा करता 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 वो पहुंच गया गांव के स्कूल के पास। जब गांव के स्कूल के पास पहुंचता है तो जो स्कूल की बाउंड्री वॉल थी, जब कुछ नहीं दिखा तो उसने धक्का दे करके उस बाउंड्री वॉल को गिरा दिया। बाउंड्री वॉल गिरते ही वो स्कूल में दाखिल हो गया। जैसे ही वो पागल हाथी स्कूल में दाखिल हुआ, सभी छात्र और अध्यापकगण एकदम डर से गए, सब लोग कांपने से लगे। तो अध्यापकों को युक्ति सूझी कि हम लोग तुरंत स्कूल की छत पे भाग जाते। सभी बच्चे और अध्यापकगण छत पे भागे, लेकिन हाथी ने अपना तांडव जारी रखा। तांडव की दशा ये थी कि हैंडपंप पे जाके उत्पात मचाया, जो ड्रम रखा गया तो उसको गिरा दिया, उस पर लात मार के उसको पिचका दिया। जितना उससे बन पड़ता था, जो छोटे मोटे फूल पत्तियाँ पेड़ पौधे लगे थे उनको उखाड़ पखाड़ डाला।
कोई भी अध्यापक ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि हाथी को नियंत्रित कर सके या कुछ उपाय कर सके। तभी ईश्वरन भी कहता है कि मैं उस समय उस प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था और जब मैंने उस हाथी का उत्पात देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं गया अपने टीचर के पास, उनसे मांगी उनकी छड़ी और छड़ी लेकर के मैं सीधे आ गया मैदान में उस हाथी के पास। जैसे ही हाथी ने मुझे देखा वो एकदम चिघाड़ने लगा, पैर पटकने लगा, धूल ही धूल होने लगी। आसपास के सभी लोग कौतूहल से एकदम आश्चर्य से देखने लगे, अरे इस बच्चे को देखो क्यों आ गया, अभी तो मार डालेगा। ऊपर से शिक्षक परेशान थे, लेकिन मैं डरा नहीं, पूरी हिम्मत से मैं खड़ा रहा। और जैसे ही हाथी ने सूंड उठाया और चिघाड़ना शुरू किया, मैंने डंडे से पूरा जोर लगा करके उसके अगले पैर के तीसरे उंगली पर नाखून जो था उस पर खूब जोर से प्रहार किया। हाथी चिघाड़ते हुए उलट के गिर गया, ताधड़ाम हो गया। इतना ही कहानी सुनाया महेंद्र को। तो ईश्वरन कहता है ऐसा है साहब, मैं ज़रा पानी गर्म करके आता हूँ, फिर आगे की कहानी सुनाता हूँ। अब महेंद्र आधी कहानी सुनने के बाद एकदम उत्सुकता में कि आगे क्या हुआ और ऐसा कैसे हो गया। फिलहाल जब ईश्वरन आता है लौट के तो महेंद्र बताता है, तो महेंद्र भूल चुका होता है कि कहानी उसने कहाँ ख़त्म की थी। सॉरी, ईश्वरन भूल चुका होता है कि कहानी उसने कहाँ ख़त्म की। तो महेंद्र बताता है कि तुमने डंडे से उस हाथी के पैर पे जोर से प्रहार किया और हाथी उलट गया। तो ये क्या सच बात है? तो कहता हाँ हाँ एकदम सच बात है, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। आपको नहीं पता, ये एक जापानी कला है, जैसे कराटे आते हैं, उस कराटे की स्टाइल का एक नमूना था। मैंने कहीं किताब में पढ़ा था कि अगर किसी मदमस्त पगलाए हाथी के अगले पैर के तीसरे नाखून पर जोर से प्रहार किया जाए तो हाथी मूर्छित होकर गिर जाएगा। तो महेंद्र ने पूछा अच्छा ठीक है, जब हाथी गिर गया तो फिर क्या हुआ? तो कहा कुछ नहीं हुआ, पशु वाला डॉक्टर आया, उसको कुछ इलाज किया, हाथी स्वस्थ हो गया, उसका महावत लेके जंगल में चला गया। तो ये था ईश्वरन, जो किसी भी छोटी सी बात को इतना रोचक तरीके से बताता है कि महेंद्र का मन इतना रम गया था उसके साथ कि पूछो ना, जैसे लगता था एक दूसरे के लिए ही बने हों। खैर कुछ दिन बीता तो एक दिन ईश्वरन साहब लौट रहे थे कहीं से घर के लिए, तो उनको रास्ते में कुछ हड्डियाँ दिखी। हड्डी आदमी की, कहीं हाथ की, पैर की, कहीं खोपड़ी, कहीं कुछ ना कुछ दिखा उनको। तो लौट के जब आए महोदय, तो उन्होंने महेंद्र को ये बात बताई कि साहब हम लोग जहाँ रह रहे हैं ये जगह अच्छी नहीं है। तो महेंद्र ने चौंक के पूछा क्यों? यहाँ तो इतनी बड़ी फैक्ट्री लगी है, इतने सारे मजदूर काम करते हैं, सब ठीक ठाक, हम लोग भी प्रसन्नतापूर्वक जी रहे हैं, क्या दिक्कत है? कहते नहीं साहब, ये जगह ना कब्रिस्तान थी, इसको एकदम सपाट करके बना दिया गया फैक्ट्री वगैरह, अब हम लोग यहाँ रह रहे हैं, ये जगह अच्छी नहीं है, कब्रिस्तान है। महेंद्र को अजीब सा लगा, कब्रिस्तान है? कहा हाँ साहब। खैर इतना कह कर के महेंद्र चला गया। तो वो चला गया, ईश्वरन चला गया। तो आगे की कहानी में ईश्वरन होल्ड करता है, कहता साहब एक बात कहनी है। तो महेंद्र कहता ठीक है बताओ क्या बात? कहता साहब मैं आज अपने हिसाब से कुछ खाना पका लूँ, आज पूर्वजों को कुछ व्यंजन स्वादिष्ट कराने चाहिए, पुण्य मिलता है। तो ठीक है, महेंद्र कहता ठीक है बना लीजिए जो चाहते हैं आप भोजन में। तो जब शाम को लौटा महेंद्र, तो भोजन जो आया उसके सामने खाने को, वो कहता है कि ऐसा भोजन मैंने पहले कभी नहीं किया था। जब भोजन खा के संतुष्ट होकर के वो एकदम आराम कुर्सी पर बैठता है, तब लौट के आता है ईश्वरन, कहता साहब यहाँ बहुत सारे भूत प्रेत रहते हैं। कल मैंने सपने में देखा, यह सपना था या हकीकत मैं तो नहीं कह पाऊँगा, मैंने एक भूतनी देखी और वो भूतनी एकदम सफ़ेद उलझे बालों में, कुरूप सी, एकदम पोपले पड़े हुए उसके चेहरे थे, बिल्कुल भद्दी सी दिखती थी। और तो और उसके साथ मैंने देखा कि एक एकदम कंकाल है, उस कंकाल के हाथ में एक छोटा सा गर्भस्थ शिशु का भ्रूण है। गुस्सा हो जाता महेंद्र, क्या फालतू की बातें सुनाते रहते हो, तुम्हें भूत प्रेतों में विश्वास है? मतलब भड़क सा गया, इतना गुस्सा हो गया कि महेंद्र को लगा कि अब ईश्वरन मुझसे 2 दिन तक बात नहीं करेगा। फिलहाल किसी तरह से जब गया महेंद्र सोने के लिए, तो उसके दिमाग में वो बात कब्रिस्तान है, भूत है, प्रेत है, भूतनी है, थोड़ा देर चलती रही, किसी तरह से
स्थिर किया अपने आप को, रात भर सोया। उम्मीद थी कि ईश्वरन बोलेगा नहीं, तो ईश्वरन 2 दिन नहीं बोलेगा। लेकिन आश्चर्य, जैसे ही महेंद्र अगले दिन उठा, ईश्वरन फिर हाजिर हो गया। नाश्ता बना दिया, टिफ़िन तैयार कर दिया, सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। यानी ईश्वरन बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हुआ। लेकिन 2 दिन बाद जब भी सोने जाता, कौन? महेंद्र, तो उसका ध्यान उस बात पे जाता था कि भूतनी है, ये कब्रिस्तान है, यहाँ हड्डी मिली, ये मिली। उसने भी नोटिस किया कि कहीं कहीं एक आध हड्डियाँ मिल गई। वैसे महेंद्र को बड़ा अच्छा लगता था अपनी जो बेडरूम था उसकी खिड़की से चांदनी रात को निहारना, जब पूर्ण चंद्रमा होता था। और ईश्वरन ने उसे बताया था कि एकदम पूर्ण चांदनी की रात में उसने वो भूतनी देखी थी, वो कंगाल देखा था, वो गर्भस्थ शिशु देखा था। तो अब वो चांदनी रात भी देखने से कतराता था। खैर, समय बीतता गया। 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद चांदनी रात आई। इच्छा हुई कि देख लूँ, लेकिन वो देखना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अपना मन महसूस करके सोया, किसी तरह से नींद आ गई। तो कुछ रात गुजरने पर उसे लगा कि मेरी खिड़की के बाहर कुछ आवाज़ें आ रही हैं। आवाज़ें जैसे किसी के रोने की, बिलाप करने की थी। तो उसे लगा होगा शायद कोई बिल्ली होगी, चूहे की तलाश में होगी। तो ध्यान नहीं दिया, फिर ध्यान हटा करके सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वो विलाप, वो रोने की आवाज़ और ज़्यादा बढ़ने लगी। तो उसे लगा कि अब ये बिल्ली की आवाज़ नहीं है, किसी स्त्री का विलाप है, कोई रो रही है। तो बड़ी हिम्मत जुटा करके वो खिड़की के पास गया। और जब बाहर झांकने की कोशिश करता है तो देखता है कि कोई एक विशालकाय छाया, काली छाया, मतलब एक परछाई सी, एक बहुत बड़ा गट्ठर ऐसे अपनी बाहों में दबाए आगे जा रही है। ये दृश्य देखते ही वे एकदम झटका सा लगा और अब पीछे उलट गया, अपने बेड पर तकिए पे गिरा, एकदम बदहवास सा। और कुछ देर तक अपनी सांसें थामने की कोशिश, अपने डर को नियंत्रित करने की कोशिश करते करते अपने को शांत किया कि ऐसा नहीं हो सकता, भूत प्रेत नहीं होता। मतलब इस तरह से अपने मन को, अपने चित्त को शांत किया। किसी तरह से वो रात उसने काटी। सुबह फिर ईश्वरन आता है, कहता है कि मैंने कल रात वो प्रेत देखा, वो भूतनी देखी मैंने, जिसकी बात मैंने आपसे 2-4 दिन पहले की थी कि मैंने ऐसा ऐसा दृश्य देखा, वो भूतनी अपने भ्रूण के साथ आई थी। तब जानते हैं क्या हुआ? महेंद्र और डर गया। वो कह भी नहीं पा रहा था कि मैंने भी उस भूतनी को कल रात देखा। लेकिन इस डर का प्रमाण इससे मिला कि जैसे ही महेंद्र ऑफिस गया, उसने एप्लीकेशन लिखी कि सर जी, मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं दूसरी जगह नौकरी करना चाहूँगा या मैं नौकरी नहीं करूँगा। ये सब क्या था? ये कला थी ईश्वरन की। वो किसी को डरा भी सकता था, हंसा भी सकता था, हैरान भी कर सकता था। इसीलिए आर.के. लक्ष्मण साहब ने शीर्षक ही दे दिया, टाइटल ही बना दिया, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा एक नई कहानी, एक नई क्लास के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।